दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग इस समय फिजिक्स और बायोलॉजी के टेस्ट कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग फिजिक्स का टेस्ट लेकर उपस्थित हैं। जैसे कि कल की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का टेस्ट अपलोड किए थे और आपने टेस्ट भी लगाया था और नंबर भी आपके अच्छे आए थे। कोशिश करते हैं कि आप फिजिक्स में भी अच्छा नंबर लाएंगे और इस तरह हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन फिजिक्स के और 500 क्वेश्चन बायो के कंप्लीट करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बात और है कि लॉकडाउन में लोग सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो आपको बता दें कि आपको करना कुछ नहीं है, बस आप जो करते आए हो वही आप कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे ही सही लेकिन तैयारी करते रहिए, रोकिएगा मत, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नियम बता देते हैं। अगर आपके 12 से 15 के बीच में सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है। 8 से 12 के बीच में सही होते हैं फिर भी आपकी तैयारी ठीक है, और 5 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से गलतियाँ बढ़ जाएंगी एग्जाम में, अतः आपको 12 से 15 के या 8 से 12 के लिस्ट में आना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए आवर्त तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। दरअसल जब चमगादड़ उड़ते हैं तो अपने सामने ध्वनि छोड़ते हैं, कुछ तरंगे छोड़ते हैं। वो तरंगे जाकर किसी अवरोध से जब टकरा कर आ जाती हैं तो उनसे पता चल जाता है कि आगे अवरोध है और उधर वो जाती नहीं, मुड़ जाती हैं। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, एक प्रकार से ये निर्वात में चलने वाली, अधिकतम तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। जो आप अवरक्त तरंगे देखते हो रिमोट में, जो होता है टीवी के रिमोट से जो निकलते हैं, दूरसंचार में इसका प्रयोग करते हैं अवरक्त तरंगों का। और जो आप रेडियो तरंगे देखते हो, रेडियो तरंगे जो आप मोबाइल से बात करते हो उसमें जो तरंगे होती हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं। तो रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई भागों में बांटा गया है उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर। तो रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे और प्रकाश तरंगे सब उसी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति कितनी होती है पराश्रव्य तरंगों की? 20,000 हर्ट्ज, 1,00,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दरअसल ध्वनि की आवृत्ति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 20 अपश्रव्य तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, अपश्रव्य, श्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। तो यहाँ पर जो अपश्रव्य होता है, अपश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी, अपश्रव्य में वो आती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो या फिर 20 हर्ट्ज के बीच में हो। श्रव्य वो आती हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, वो श्रव्य होती हैं। और पराश्रव्य वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिसे चमगादड़ छोड़ता है। तो 20, ना तो हम लोग अपश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं ना तो हम लोग पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। हम केवल 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे होती हैं उन्हें सुन सकते हैं, जो कि श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ध्वनि किसी माध्यम में चल रही है या फिर निर्वात में ध्वनि चल नहीं पाती, हवा में जैसे चल रही है ध्वनि, तो अगर दाब बढ़ा दो किसी चीज पर या फिर हवा में दाब बढ़ा दो तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है चाल घट जाएगी, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी है पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी है, दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दाब आप बढ़ाओ या घटाओ, ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ जाती है। वो ताप में, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ये जो ऑप्शंस हैं, हवा, निर्वात, जल, इस्पात। सोचिए किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। इस्पात,
एक बात याद रखिएगा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम जितना कठोर होगा वो ध्वनि उसमें उतना तेज चलेगी। माध्यम जितना विरल होगा ध्वनि उतना कमजोर होकर चलेगी। जैसे हवा में सबसे कम चलेगी, निर्वात में चल नहीं पाएगी, ध्वनि निर्वात में नहीं चल पाती। जल में उससे तेज चलेगी, लेकिन इस्पात जो स्टील होता है बहुत कठोर होता है, अतः ध्वनि इसमें सबसे तेज चलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है, सोचिए। 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की जो चाल होती है वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, और निर्वात में कुछ नहीं होती, शून्य होती है। और जैसे जैसे माध्यम कठोर होता जाएगा इसकी चाल बढ़ती जाएगी, 5000 10,000 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि में प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। आप जब ध्वनि बोलते हो, कोई बात बोलते हो, थोड़ी देर बाद आपको वापस कभी कभी सुनाई पड़ता है, तो किसके कारण होता है। परावर्तन, विभवर्तन, पहला ऑप्शन था अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विभवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन, चौथा ऑप्शन है आवृत्त। सोचिए। चलिए आप बताते हैं हम आपको आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, परावर्तन। ध्वनि को जो आप प्रतिध्वनि सुनते हो, आप जब बोलते हो आपकी आवाज़ जो वापस सुनाई पड़ती है, उसका कारण है परावर्तन। परावर्तन की वजह से ही हमें ध्वनियाँ वापस सुनाई पड़ती हैं, याद रखिएगा। अपवर्तन की घटना प्रकाश में होती है। विवर्तन होता है ध्वनि का चलकर दरवाजों के किनारे से मुड़कर बाहर निकल जाना। जैसे आप दरवाजा बंद कर दो और अंदर से बोलो तो आवाज़ बाहर सुनाई पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है, ध्वनि जाकर दरवाजे से टकराएगी, उसके किनारों से मुड़कर जमीन के रास्ते से होकर बाहर निकल जाती है, तो यह घटना विवर्तन कहलाता है। आवृत्त तो ध्वनि के अंतर्गत आता है, उससे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिकांशतः सोनार का प्रयोग करते हैं, मतलब सोनार का प्रयोग कौन करता है। अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, इंजीनियर, नाव संचालक। अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर नाव संचालक। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, नाव संचालक। दरअसल सोनार एक यंत्र है जो जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है। दरअसल सोनार क्या करता है, पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है और जल में जहां वस्तुएं डूबी होती हैं उनसे टकराकर वापस आता है। इसी के माध्यम से पता करते हैं कि वस्तु कहां पर कौन सी चीज़ डूबी है। तो इसका उपयोग, सोनार का उपयोग नाव संचालक करते हैं, नाव वाले करते हैं, जो नाव चलाते हैं पानी में, वहां पर सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है क्यों। कौन सा प्रभाव है ये, कौन सा सिद्धांत है ये। ऑप्शन ए है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन बी सही है, डॉपलर का प्रभाव। दरअसल जो बिग बैंग सिद्धांत है ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, जॉर्ज लेमेंटियर का है, बेल्जियम के जो थे वैज्ञानिक, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। चार्ल्स का नियम तो गैसों के जमने और ताप के टेम्परेचर को स्थिर करने से है, ये भी नहीं हो सकता। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो प्लवन से संबंधित है कि जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी महसूस होती है उससे संबंधित है, मतलब तैरने के नियम से संबंधित है, ये भी नहीं है। यहाँ डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर ने कहा कि जब रेलगाड़ी हमारे पास आने लगती है तो उसकी ध्वनि की आवाज़ हमें, उसकी सीटी की आवाज़ बड़ी तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है, और वही रेलगाड़ी अगर दूर जाते हुए आवाज़ करे तो हमें उसकी जो सीटी की आवाज़ है उतनी तीखी नहीं सुनाई पड़ती। इस प्रभाव को ही वो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसी पर उन्होंने अध्ययन करके कुछ नियम बताए थे। तो ये रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है क्यों, डॉपलर प्रभाव है। ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, केल्विन पर मानव शरीर का सामान्य ताप है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है केल्विन पर कितना होता है। सोचिए। 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ ऑप्शन डी सही है, 310 केल्विन।
ये देखिए ऑप्शन डी सही है। दरअसल बात ये है कि हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन बदला जाता है तो इसमें 273 केल्विन जोड़ा जाता है। आप 273 जोड़ोगे तो ये 7 3 10, 7 3 10, 1 11 और 2 1 3, 310 केल्विन आएगा। तो सेंटीग्रेड का केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो यहाँ 200, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर आप उसमें 273 जोड़ोगे 310 केल्विन आएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब कि पहले आंसर बताइए आप। -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जैसे आप किसी चीज को ठंडा करते हो तो वो जमने लगता है, जमने लगता है। तो ऐसे गैसें भी जमने लगती हैं। तो वह ताप जिस पे सभी गैसें जम जाए, मतलब कोई भी गैस गैसीय अवस्था में न रह जाए, जमकर इकट्ठा हो जाए, सभी गैसों के लिए वो हो न्यूनतम ताप, उससे ठंडा नहीं किया जा सके, तो वो ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री केल्विन। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पर 98.4 फ़ारेनहाइट लिखा होता ऑप्शन सी में तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ सेंटीग्रेड लिखा है तो ये गलत है, अतः ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आणविक के संचालन के द्वारा उष्मा संचालन कहलाता है। जब अणुओं के द्वारा उष्मा का संचालन होता है तो उसे क्या कहते हैं? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। सोचिए, चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ ऑप्शन बी सही है, संवहन सही है। जब अणुओं का संचालन होता है, जैसे जब आप जल को गर्म करते हो तो नीचे का जल का अणु ठंडा गर्म होकर वो ऊपर जाता है, ना कि वो बगल वाले को गर्मी देता है। जितने जल गर्म होंगे वो ऊपर जाएंगे, वो बगल वाले को गर्म नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लोहा गर्म करते हो, लोहे की रॉड हो, आप यहाँ गर्म करो तो ये धीरे धीरे पूरी रॉड गर्म होती है, क्योंकि ये बगल वाले को गर्मी, बगल वाले को गर्मी, बगल वाले गर्मी किनारे तक पहुँच जाती है। लेकिन जब आप जल गर्म करते हो तो जल का जो अणु गर्म होता है वो ऊपर गर्मी लेकर जाता है। तो इस तरह से जो संचालन होता है इसे बोलते हैं संवहन, ध्यान देना। और जो लोहे में संचालन होता था इसे बोलते हैं चालन, एक दूसरे को दे ट्रांसफर करना चालन है, अपने गर्मी को ऊपर खुद लेकर जाना ही संवहन है। तो यहाँ पर आणविक संचालन क्या है? संवहन है। और जो बिना किसी माध्यम के होता है, जैसे सूर्य से जो गर्मी आती है, वो है विकिरण। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए बी सही है। कह रहा है, इनमें से कौन उष्मा का अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। पारा सबसे अच्छा उष्मा का चालक है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, ठोस कपूर की वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे आप, ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है हिमीकरण, ऑप्शन डी है पिघलना, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऊर्ध्वपातन। जैसे ही आप कपूर को गर्म करोगे ना तो वो पिघल के पानी के रूप में नहीं आएगा। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो पिघलता है तो पानी के रूप में आता है। जब वो द्रव के रूप में आता है तो उसे पिघलना बोलते हैं। कोई चीज़ जमता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं, कोई चीज़ भाप बनता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन कोई चीज़ आप गर्म करो और पिघले ना, डायरेक्ट वाष्प बन जाए, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब आप किसी वस्तु को गर्म करो और बिना पिघले, जैसे आप बर्फ को गर्म करोगे, पहले पानी बनेगा, पानी बनने के बाद वो भाप बनेगा। लेकिन जब आप कपूर को गर्म करोगे तो वो पानी नहीं बनेगा, डायरेक्ट भाप बन जाएगा। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उबलता है। क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। पहाड़ों पर पानी उबलता है, यहाँ पर बनता हो गया, उबलता है। बताइए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, 100 डिग्री पर ही, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, चलिए हम आंसर बताते हैं।
100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। पिछली वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ आपको बताया गया था जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर से कम होने लगता है। समतल मैदान पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, अतः पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। लेकिन जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब मतलब हवा का भार हमारे ऊपर कम होता है तथा पानी जल्दी उबल जाता है। जल्दी उबलेगा मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबल जाएगा। अतः पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि पानी जल्दी उबल जाता है तो खाना अच्छे से पकता नहीं। ऑप्शन ए सही था। यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।